ध्यान दो, आपके पेज नंबर 242 देखो सभी बच्चे अपनी बुक में। पेज नंबर 242 देखो बुक के, उसमें बेटा एक ये रिएक्शन जो दी हुई है, हमारी महिमा अभी पूछा था जब तो तुम कह रही थी आवाज आ रही है। आवाज कैसे नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आ रही है क्या? तो आ रही है क्या बेटा? आवाज आ रही है सभी को? अब ध्यान दो, और अगर इधर से बंद वियोजित करो, सीओ बंद विदलन, या तो ये वाला बंद टूटे या ये वाला। अगर ये तोड़ते हो तो बन रहा है 1 डिग्री, और अगर ये वाला तोड़ते हैं तो देखो जुड़ा हुआ कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री। मैंने क्या कहा? 3 डिग्री बनेगा तो आपको उस तरफ से तोड़ना है। अगर 3 डिग्री के अलावा सपोज करो यहाँ 2 डिग्री होता या 1 डिग्री होता, तो जिधर कार्बन की संख्या कम है, मतलब छोटा वाला एल्किल समूह उधर से बंद टूटेगा। ऐसे तो ये छोटा एल्किल समूह है, परंतु उधर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री की तरफ टूटेगा। केवल 3 डिग्री होना चाहिए, ध्यान से समझ ले। तो ये वाला बंद टूटेगा। अब देखो कार्बन कितना खाएगा तो उसको क्या मिलेगा? तो बुक में गलत छपा हुआ है, बुक में यहाँ OH जोड़ रखा है। यहाँ X जुड़ेगा, प्लस के अंदर इसके साथ क्या जुड़ेगा? OH हो जाएगा, क्योंकि O है यहाँ तो मिलेगा इसमें से H, और कार्बन से प्लस है तो उसको मिलेगा H। समझ में आ गई सभी को बात? ठीक है, ये कर ले, कंप्लीट हो गया आपने। उसके बाद छोटी छोटी सी अभिक्रियाएं हैं। फिर आता है जल अपघटन। इथर का जल अपघटन करवाते हैं, देखिए क्या बनता है। और अपने कोर्स में ध्यान दे, धारण को वही है डाई एथिल वाला, क्योंकि एग्जैक्ट वाला एक और समझ ले, जिसैल विधि के नाम से एग्जैक्ट में कई बार आता है जिसैल विधि। यदि तुम ये ROR के बना रहे थे, अगर कमी था तो एक तरफ का अपन RO के साथ ऐसे RO है तो एक तरफ RO ये बन रहा था। जिसैल विधि कहते हैं बेटा, यदि R बराबर मान लो CH3, मैथिल समूह X बराबर मान लो I, तो इसका नाम होता है जिसैल विधि। समझ गए? मतलब ये मैथिल आयोडाइड के निर्माण की विधि है। CH3I बनेगा इससे। CH3I 10वें चैप्टर में आएगी ये दोबारा, हेलो एल्केन वाले लेसन में। इसे जिसैल विधि कहते हैं। ठीक है, और अब आता है जल अपघटन। ईथर का जल अपघटन करवाएंगे। ये रहा ईथर, करवा दें जल अपघटन। बहुत सरल है, एक तरफ वही है, बंद तोड़ दो, सममित ईथर होगा। बंद टूटते ही RO को तो क्या मिलेगा? H, और इधर वाले R को क्या मिलेगा? OH। तो क्या बन गए? दो क्या बन गए बेटा? ROH, मतलब एल्कोहल। किसकी उपस्थिति में होता है जल अपघटन? सदैव प्रबल अम्ल की उपस्थिति में। समझ गए? अब अपने उदाहरण जैसे मैं ये ले लूं, C2H5O, C2H5 डाइएथिल ईथर, करवा दो जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में। तो ध्यान देंगे, एक तरफ जिधर से बंद तोड़ा
यहाँ से तोड़ा तो इसको H और इस एथिल को क्या देंगे OH, तो दो बन जाएंगे एथेनॉल। यदि असम्मित होता तो, अभी तो कोर्स में नहीं है ये, लेकिन मान लो होता तो क्या करते थे, होता तो जो योग तुम्हें याद है ना HX वाला, सेम वैसा का वैसा ही होगा कि यदि 3 डिग्री हो कार्बोकेटाइन इधर मान लो तो उसको देना है OH, और यदि 3 डिग्री नहीं हो 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो तुम्हें उस छोटे वाले समूह की तरफ तो भेजना है OH को और बड़े वाले समूह की तरफ भेजना है H को। समझ में आ गई बात, सेम टू सेम है क्योंकि नाभिक्स नहीं है, ये भी X माइनस नाभिक्स नहीं है, OH माइनस भी नाभिक्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया जल अपघटन कंप्लीट। एक एक लाइन की अभिक्रिया है ईथर के अंदर, मैंने आपको पहले कह दिया ईथर का मैं कोई PDF नहीं भेजूंगी, सिर्फ और सिर्फ निर्माण की विधियां है 3 अपने कोर्स में, वो तुम्हें कॉपी के अंदर लिखनी है। भौतिक गुण 2-3 जो कल पढ़ा दिए वो है, और 4 इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया थी इसकी प्रतिस्थापन, अंधेरे में हैलोजनीकरण करवाना और प्रकाश की उपस्थिति में। और फिर आता है ऑक्सीजन के लोन पेयर की अभिक्रिया जिसमें परोक्साइड बनता है। तीसरी अभिक्रिया ये थी CO बंध विदलन, इसमें HX की क्रिया हो गई। समझ में आ गई बात। जल अपघटन हो गया, एक एक लाइन की अभिक्रियाएं, जल अपघटन है, अपचयन है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, सबकी अभिक्रिया में CO बंध टूटता है। अब जैसे अपचयन, आपको एक बात सिखा रखी है मैंने अपचयन में कि यदि अपचयन में क्या ले अपन, लाल फास्फोरस प्लस HI, तो लाल फास्फोरस और HI का अपचयन होता है प्रबल अपचयन। किसी भी पदार्थ में जितनी भी ऑक्सीजन होगी, चाहे वो डबल बॉन्ड पे है कहीं भी है, वो ऑक्सीजन हट जाएगी उसमें से और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। ये देखो ये है डाइएथिल ईथर, यदि इसका अपचयन लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में होता है, ये देखो ये दोनों बंद टूटे, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई बाहर, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगी, दो किसके साथ जुड़ेगी, O के साथ, तो H2O बाहर, और ये दो क्या बन गए C2H6, क्या कहते हैं C2H6 को, एथिल। समझ गए, कंप्लीट अपचयन हो जाता है, एल्केन में बदल जाएगा। यदि अपचयन द्रव अमोनिया की उपस्थिति में हो, तो द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अपचयन हो तो क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है लिक्विड अमोनिया और लगा रखा है अपचयन, तो होगा क्या, एक तरफ का ही CO बंद टूटेगा। यहाँ तो जैसे दोनों बंद टूटे थे, दोनों तरफ के CO, एक तरफ का टूटेगा तो एक तो इधर H जुड़ेगा और एक इधर H जुड़ेगा, तो एक तरफ तो क्या बनेगी, एथेनॉल, और एक तरफ क्या बनेगी, एथेन। समझ में आ गई बात, ये द्रव अमोनिया का अपचयन हो जाएगा। ये तीसरी अभिक्रिया अपचयन पूरी, HX से क्रिया हो गई, जल अपघटन हो गया, अपचयन हो गया। अब अपन देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से, इनसे क्या अभिक्रिया होती है, बहुत सरल सरल अभिक्रिया है, देखते हैं। देखो ध्यान दो, हाँ भाई देखो, अब मैंने करवाई एसिटिल क्लोराइड, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, बहुत जगह आया हुआ है, CH3 डबल बॉन्ड O Cl, करवाई अभिक्रिया मैंने डाइएथिल ईथर से। अब इसमें तो सम्मित है, मान लो इधर से बंद तोड़ा, इस भाग पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, इस पे उधर पता है तुम्हें ये टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, और इस पे जोड़ दो प्लस माइनस को, बताओ इस C2H5 को क्या मिलेगा, Cl, तो तुम्हारे पास बन गया C2H5Cl प्लस, ये वाला भाग जुड़ जाएगा उस OC2H5 के साथ, तो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OC2H5, क्या है ये, एस्टर। आ गई बात अच्छे समझ में, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। अगर इसकी जगह एनहाइड्राइड ले लूं तो, कोई भी एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, ये होता है एनहाइड्राइड। R बराबर कुछ भी मान सकते हैं, एथिल मेथिल कुछ भी। हाँ भाई, इसकी अभिक्रिया अगर इस डाइएथिल ईथर से करवाएं तो वही प्लस माइनस पहचानना है बेटा, और कुछ नहीं करना। मान लो बंध का वियोजन इधर से करवाया, बंध टूटता है और दोनों कार्बोनिल समूह के बीच में जो ऑक्सीजन लगी हुई है वहां से, इधर से और इधर से कहीं से भी तोड़ दो, अगर इधर से तोड़ा तो इस भाग पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, उधर से तोड़ा तो प्लस, इस पे पता है ही तुम्हें, मान लो बंध का वियोजन यहाँ से कर दिया तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, अब प्लस को जोड़ो माइनस के साथ,
तो तुम्हारे पास बना RC डबल बॉन्ड OC2H5 और ये सेकंड भाग है RC डबल बॉन्ड OC2H। कितने मोल बन जाएंगे? 2। तो 2 मोल एस्टर के प्राप्त हुए। अगर इससे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाओगे तो क्लोराइड भी बनेगा, एथिल क्लोराइड मीनिंग एल्किल हैलाइड भी बनेंगे और एस्टर भी बनेगा। अगर इससे क्रिया करवाएंगे एनहाइड्राइड से तो केवल क्या बनेंगे? एस्टर बनेंगे। समझ में आ गई ढंग से? ये बेटा CO बंध विदलन की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब अभिक्रिया का चौथा पार्ट लास्ट, वो क्या है? और कोई अभिक्रिया बचेगी इसमें? हो गई कंप्लीट। अब लास्ट अभिक्रिया का पार्ट है अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया के अंदर ध्यान देंगे 2-3 अभिक्रिया आती है, जैसे दहन करवाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएं, ठीक है? तो उन अभिक्रियाओं में ध्यान दो। सबसे पहले मैंने अभिक्रिया करवा दी इसकी CO के साथ अभिक्रिया, बहुत सरल अभिक्रिया है। C2H5 OC2H5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में उत्प्रेरक BF3 की उपस्थिति में 333 केल्विन तापमान पे ये CO क्या करना है तुम्हें? जहां अच्छा लगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, दोनों CO बंध के बीच में इस कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ दो। जैसे मान लो इधर जोड़ दिया तुमने, C2H5 और O के बीच में इस CO को जोड़ना है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और ये बचा हुआ समूह आ गया तुम्हारा OC2H5। क्या बन गया? ये एस्टर। आ गई बात ढंग से समझ में? कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं दहन। किसको कहते हैं? दहन। दहन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ को जलाना दहन कहलाता है। अब ध्यान से सुन ले, जिस पदार्थ को तुम जला रहे हो उसमें जितने कार्बन होंगे वो सब कार्बन जाएंगे CO2 के रूप में बाहर। जितने भी कार्बन होंगे, कितने कार्बन है इसमें? 4। तो चारों की चारों कार्बन किस रूप में बाहर जाएंगे? CO2। जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो H2O के रूप में बाहर निकलेगी। समझ में आ गई बात? तो कितने कार्बन है बेटा? 4 है, तो 4 तो बन जाएंगी क्या? CO2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 10। बताओ कितने H2O बनेंगे? 5 H2। अरे H2O हमेशा हाइड्रोजन के आधे ही बनते हैं। हो गए 10 हाइड्रोजन। तो अब गिनो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 दूनी 8 और 5 13। 13 हो गई। तो बताओ यहाँ कितने लगाऊं O2 के पास? 6 लगा दो। तो 6 दूनी 12 और 1 ही हो गई 13। आ गई बात ढंग से समझ में? ये हो गई दहन की अभिक्रिया कंप्लीट। ये लेसन अपने कंप्लीट हो चुका है। और कोई और एक और सुनो, निर्जलीकरण और करवाते हैं इसका। निर्जलीकरण का मतलब समझते हैं क्या? निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जलकाणु बाहर निकालो। इसका निर्जलीकरण करवाओ एल्यूमिना की उपस्थिति में। एल्यूमिना मीनिंग Al2O3 की उपस्थिति में अपन जब ईथर का निर्जलीकरण करवाते हैं, एल्यूमिना के साथ गर्म करो, इसको निकाल दो। जल देखो साफ दिख रहा है, ये तो रही O। एक H इसका बाहर निकालो, एक H इसका बाहर निकालो। तो बताइए क्या बन गया? H2 बाहर निकलते ही यहाँ से H निकला C2H4। कितने मोल? दोनों तरफ C2H4 क्या कहते हैं? C2H4 को एथीन। आ गई बात अच्छे समझ में? ये कंप्लीट हो गया लेसन। अब ईथर के उपयोग दिए हुए लास्ट में। पहले अपन कल ही पढ़ाया था मैंने, ईथर बेहोशी उत्पन्न करता है, इसलिए निषेधक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। मीनिंग बेहोशी उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ये चीजें आपको कल पढ़ाई थी क्योंकि ये परोक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये लेसन अपना बेटा कंप्लीट हो गया। किसी भी स्टूडेंट को आज नहीं कल मान लो या 2 दिन बाद और मान लो, पूरा लेसन आप पढ़ ले। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो पूछ ले। मैंने अल्कोहल और फिनोल तक के पार्ट का टेस्ट लिया था संडे को, और अब ईथर और कंप्लीट करवा दिया है इसका। ठीक है, ईथर का और ले लेंगे अपन टेस्ट। बार बार स्टार्ट करूंगी अब लेसन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है बता दे फटाफट। एक बार मैं तुम्हें याद दिला दूं पूरा लेसन। समरी अपन लास्ट में लिखेंगे। मैं आज भेजूंगी तुम्हें PDF, तो उसमें मैं तुम लोगों को समरी भेजूंगी। तो बेटा समरी में देखे ध्यान से, सारांश जिसको अपन कहते हैं। अब बताओ सारांश में सबसे पहले मैं ये बताऊंगी तुम्हें कितने टॉपिक अपन ने इसमें पढ़े। अपन ने पढ़ा था अल्कोहल,
फिर अपन ने पढ़ा था फिनोल, फिर अपन ने पढ़ा था ईथर। हाँ भाई, अल्कोहल सबसे पहले तुमने पढ़ी थी अल्कोहल के निर्माण की विधि। ये देखो, इस विधियों में से कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको दिक्कत है कोई भी मेथड में? एल्कीन के 3 तरीके से बनाया था, कार्बोनिल यौगिकों का चयन करके बनाया, ग्रिग्नार अभिक्रमक की कार्बोनिल से क्रिया करवाई, ठीक है, हेलो एल्केन से, ईथर से, प्राथमिक एमीन से। कोई ऐसा स्टूडेंट, एस्टरीकरण भी है इसके अंदर एक अभिक्रिया, एस्टरीकरण से अल्कोहल का निर्माण, ठीक है, आती है सब। फिर उसके बाद भौतिक गुण सभी के याद है तुम्हें, गलनांक क्वथनांक कब बढ़ते हैं, विलयता कब बढ़ती है, और रासायनिक अभिक्रिया में OH बंध विदलन की पहली अभिक्रिया अल्कोहल, उस अल्कोहल की OH बंध विदलन अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रिया पढ़ाई थी। आया समझ में? फिर तुम्हें पढ़ाया था मैंने CO बंध विदलन, उस CO बंध विदलन की ये अभिक्रियाएं थी। ये सारी चीजें मेरे बिना बताए या मेरे बिना PDF भेजे तुम लास्ट में यार एक चैप्टर का मेरे पढ़ाने का ये रूल है, सुन ले। केमिस्ट्री जिस भी लेसन को कंप्लीट हो जाएगा ना, उसका लास्ट में मैं सारांश लिखवाती हूँ। उस समरी के अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई होती है जो तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो। फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, जब भी पूरे लेसन को, ठीक है, दोबारा रिवाइज करोगे तो समरी को देखोगे पहले पूरी कि सारांश में ये चीजें ऐसे तो अपन ने अल्कोहल को बनाया। पूरा पार्ट पढ़ने के बाद में पूरा चैप्टर याद हो जाएगा तो इस समरी को देखेंगे एक एक पॉइंट, समझ गए? अल्कोहल पूरा हो गया। ये 5 इसके तरीके भी भेद के सिखाए थे, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिखाई थी। फिनॉल के 2 तरीके थे, लैब मेथड और इंडस्ट्रियल औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला। प्रयोगशाला विधि में फिनॉल ये देखो ऐसे बनाते, मैंने कहा था पूरी केमिस्ट्री को ऐसे घूमेंगे दिमाग में लेके, किसी भी समय किसी भी लेसन के लिए कुछ भी पूछ लिया जाए बता देंगे। ये लैब, प्रयोगशाला, ये देखो ये थे प्रयोगशाला की 5 विधि, एल्लोएरिन से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ये बेंजीन से भी, बेंजीन से फिनॉल बनाया था अपने सल्फोनिक अम्ल लगा के उससे, फिर डाइएजोनियम क्लोराइड सैलिसिलिक अम्ल से बनाना, ग्रिग्नार अभिक्रमक से बनाना। और एक पढ़ा तुमने औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि के अंदर ये पढ़ा था, ये देखो ये 5 डाउ प्रोसेस, रासिंग। हाँ, महिमा कह रही है लैब मेथड में सेकंड बता दीजिए, सेकंड बेंजीन से बनाना है। ध्यान दो, आज इस लेसन को ढंग से पढ़ने नहीं, मैं फिर पिटाई करना स्टार्ट कर दूंगी। ये रहा H2SO4, अब इस H2SO4 को ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ का H, यहाँ का OH बाहर चला जाएगा तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अगर नहीं पढ़ेंगे ना, सुन लो पहले, अगर लर्निंग मेथड से नहीं पढ़ोगे ना, 11वीं की 12वीं की 13वीं की सबकी रिएक्शन दिमाग के अंदर मिक्स हो जाएगी। तुम यही नहीं पहचान पाओगे कि एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां कौन सी थी, फिनॉल अल्कोहल की कौन सी। इसलिए याद करो, अल्कोहल की एक चेयर वाली अपन ने पढ़ी थी, फिनॉल की अपन ने ये वाली पढ़ी थी, कहीं कभी भी मिक्स नहीं होगी एक, समझ गए? अब आगे आता है तुम लोगों को बनाना, क्या करना है इसके अंदर, NaOH डालोगे, समझ में आ रही है बात? NaOH डालते ही क्या होगा, यहाँ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करवा देंगे, जल अपघटन। इसको 2 तरीके से बनाना सिखाया था मैंने, यहाँ से H, यहाँ से OH हटाना, तो पहले तो सोडियम सल्फोनेट बना लेना SO3Na, फिर दोबारा NaOH डालना, और दोबारा NaOH डालोगे तो यहाँ का H इस SO3Na के साथ बाहर जाएगा, तो NaHSO3 तो बाहर चला गया और ऊपर चला गया ONA। समझ में आ गई? जैसे बुक के अंदर डायरेक्ट ही ये 2 यहाँ लगा रखे हैं और 2 लगा करके वो चीज बना दी, एक ही बात है बेटा, 2 मोल ही तो काम आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसका क्या करवा देंगे, जल अपघटन, तो NaOH बाहर चला जाएगा, फिनॉल बन जाएगी। समझ गए? फिनॉल के मेथड कंप्लीट। और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने भाग पढ़े हैं तुमने? 3 भाग पढ़े हैं। पहला था OH बंध विदलन, दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही और तीसरी संगणन, ठीक है। तो पहली OH बंध विदलन के अंदर वो पढ़ी थी, जहर ऐसा बुरा, याद आ रहा है क्या कुछ? 8 अभिक्रियाएं दोनों में ही, OH बंध विदलन में भी
और इलेक्ट्रॉन स्नेही में भी ये 8 है। देखो सबसे पहले थी अम्लीय प्रकृति, याद आ रही है? बहुत बड़ी डिटेल पढ़ी थी अम्लीय प्रकृति के बारे में, अनुनादी संरचनाएं बनाई थी जो तुम लोगों ने टेस्ट में नहीं बनाई। एक इंग्लिश मीडियम का लड़का है समीर, 12th मैथ इंग्लिश मीडियम में, इतनी शानदार कॉपी है, इतना बढ़िया टेस्ट में आंसर दिया है उसने, बाकी सब जीरो, हिंदी मीडियम में भी सब जीरो। ठीक है, अम्लीय प्रकृति अनुनादी संरचनाएं बना के ऑक्सीकरण में बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो ऊपर, डबल बॉन्ड हो नीचे। जिंक की अभिक्रिया याद है, बेंजीन बन जाता है, ZNO बाहर जाता है। एस्टरीकरण आता है तुम लोगों को, बेंजोइलीकरण आता है। ठीक है, अमोनिया से क्रिया, PCl5 से अभिक्रिया, इथरीकरण लास्ट में, जो इथरीकरण कल भी पढ़ाया था तुमने। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाएं उसमें सब है वो, फिडलक्राफ्ट, फ्रिस पुनर्विन्यास, कोल्बे, राइमर्टिमान, समझ गए? तो पूरा चैप्टर आज ढंग से पढ़ ले, आज का समय है आपके पास में, अल्कोहल भी फिनोल भी, यानी टेस्ट हो गया तो देखिए मिसाल पर बात पढ़ ले, फिर कल चाहे दोबारा पूछ ले, समझ गए? तो अब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट में करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 12, ये भी 4 नंबर का लेसन है बेटा, और इसमें भी ठीक वैसे ही 3 फंक्शनल ग्रुप है। 3 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ध्यान दो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपने लेसन का ही नाम है, जैसे चैप्टर 11 था एल्कोहल, फिनोल और इथर, वैसे ही चैप्टर नंबर 12 का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। 4 नंबर का लेसन है ये भी। होते क्या है, सबसे पहले तो चैप्टर का ही मीनिंग समझे। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? कार्बोनिल समूह जानते हैं सब, कार्बोनिल, मैंने पहले भी इस कार्बोनिल वर्ड का मीनिंग समझा है। कार्ब, ये कार्ब शब्द कार्बन से लिया गया है, कार्बन। ये ओ शब्द किससे लिया गया है? ऑक्सीजन से। और नील का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध है? द्विबंध। इसी, और अब बच गई कितनी संयोजकता कार्बन की? 2, ये 2 संयोजकता लगा दी। ठीक है, इस समूह को, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने शेष है? 4। इसके पास शेष है क्या? एक भी नहीं, 4 होते हैं, चारों लगा दिए बॉन्ड में। तो इसे अपन कहते हैं कार्बोनिल समूह है। ध्यान से सुन ले, यदि कार्बोनिल समूह की जो कार्बन की संयोजकता है उसमें एक संयोजकता पर सदैव क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन। सदैव हाइड्रोजन होनी चाहिए, कम से कम एक संयोजकता। ठीक है, तो उसे ही अपन कहते हैं एल्डिहाइड। समझ में आ गई बात? और यदि कार्बोनिल समूह की जो कार्बन है उसकी दोनों संयोजकता के पास हाइड्रोजन नहीं है, दोनों तरफ ही क्या हो? कार्बन ही, मीनिंग एल्किल ग्रुप हो, आर ग्रुप ही हो। आर ग्रुप ही हो सकता है, एरोमेटिक वलय भी हो सकती है, परंतु हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ बेंजीन भी लगा सकते हो, एरोमेटिक वलय लगा दो, कोई बेंजीन लगा दो, कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, पर हाइड्रोजन मत लगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? कीटोन कहते हैं। और ध्यान दें, यदि कार्बोनिल समूह की संयोजकता एक संयोजकता, ध्यान दें बात एक ही है मेन, इधर दोनों तरफ भी हाइड्रोजन लगाओगे तो भी वो एल्डिहाइड होगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड होगा, फॉर्म एल्डिहाइड। यदि अपन क्या करें, ध्यान दो, OH से यदि कार्बन की संयोजकता पूरी करें, कार्बन की संयोजकता, इस बार अपन H ना लगा दे, क्या लगा दे? OH, और बाकी बचे भी एक संयोजकता पे, चाहे H लगा दो, चाहे R लगा दो, चाहे बेंजीन वाला लगा दो, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये अपने चैप्टर के 3 जो पार्ट है फंक्शनल ग्रुप, उन तीनों फंक्शनल ग्रुप का मतलब है। एल्डिहाइड जब कार्बोनिल समूह की में कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्ण, तो उसे अपन एल्डिहाइड, दोनों संयोजकता कीटोन, आर ग्रुप से कंप्लीट होगी तो कीटोन, और यदि एक संयोजकता OH से पूरी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। आ गई बात अच्छे समझ में? सबसे पहला काम होता है अपना नामकरण करना, ध्यान से सीखते जाए। नामकरण का मतलब बेटा, इनके सामान्य नामकरण तो आप लोग जानते हैं, किसी भी पदार्थ के प्राप्ति स्रोत, जैसे जहां से वो प्राप्त हुआ है
उसके बेसिस पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे ये एच लगा भी उसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिका एक ग्रीक भाषा का शब्द है फॉर्मिका। तुमने पढ़ा है 10वीं क्लास में ये चीजें। उस शब्द फॉर्मिका से लिया गया। फॉर्मिका का अर्थ क्या होता है? क्या बोलते हैं फॉर्मिका को? लाल चींटी आती है ना, ये लाल चींटियां, उसमें अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। समझ गए? उस फॉर्मिक अम्ल से बना है, यहाँ अगर एच लगा दूंगी फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, उससे बना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। आयुपीएसी ध्यान देंगे। आयुपीएसी तो अनुलग्न और किसको मानती है? पूर्व लगन। क्या कह रही है? कार्बन गिन लो कितने हैं, जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन गिनेंगे, और उस एल्किल के अंदर अपन क्या जोड़ देंगे? एल। जैसे, और अनुलग्न पूर्व लगन ध्यान देंगे आईयूपीएसी में कहाँ से निकल के आते हैं। अपन जो शब्द बोल रहे हैं उसके उच्चारण पे ध्यान दो। जैसे तुम बोल रहे हो एल्डिहाइड, तो हाइड बोलने में और एल बोलने में देखो देखे आपको कहाँ ज्यादा जोर लगा के बोलना पड़ता है, एल्डिहाइड या हाइड या एल। उच्चारण देखो, ज्यादा उच्चार स्वर आपको किसका सुनाई दे रहा है? ओन का। कीटोन, तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? ओन। आगे बात समझ में। और अम्ल का ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक लगाना है जितने कार्बन है उसके। जैसे इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? एक कार्बन की एल्कीन को बोलते हैं अपन मैथिल। समझ गए? मैथिल बोलते हैं। तो ये क्या है? मैथेन एल्केन लेना है, प्लस में उसके लगाना है एल। एल्केन देख लें जितने कार्बन, एल्किन नहीं एल्केन, जितने कार्बन की एल्केन है वो देखो, और एल लगा दो तो वो बन जाएगा एल्केनेल। तो ये बेटा कितने कार्बन की? एक कार्बन की, नाम हो जाएगा मैथेनेल। समझ में आ गई बात ढंग से? ठीक है। कीटोन का तुम्हें बता ही दिया। ओन लगाते हैं, जैसे सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन होंगे। तो सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? कम से कम सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ एक एक कार्बन भी मानेंगे तो कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 3 कार्बन वाले को कौन सा एल्केन बोलते हैं? प्रोपेन। तो ओन लगाएंगे प्रोपेनॉन। समझ में आ गई बात? प्रोपेनॉन आईयूपीएसी नाम होगा। यदि किसी की संरचना में, आप ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड कभी भी श्रृंखला के बीच में आ सकता है क्या? एल्डिहाइड नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बीच में? क्योंकि एल्डिहाइड के एक तरफ हमेशा क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। ये कभी भी श्रृंखला के बीच में नहीं आएगा, या तो आ गया प्रारंभ में या आएगा अंत में। समझ में आ गई? बीच में तब आए जब दोनों संयोजकता खाली हो। एक फॉर्म्यूला इसका हमेशा हाइड्रोजन से भरा रहेगा, तो कहां से आएगा बीच में? ठीक है, तो ध्यान दो। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये देखो एच लगाते उधर कोना बन जाएगा इसका। हाँ भाई, हाइड्रोजन लगा के पूरी कर लेंगे। आप बोलो इसमें तुम्हें कीटोन भी दिख रहा है? दिख रहा है दोनों तरफ, और इसके अंदर तुम्हें एल्डिहाइड भी दिख रहा है। अब नामकरण के लिए किसका तो ओन लगाऊं, किसका एल लगाऊं? दोनों तो लगा नहीं सकते। तो ध्यान दो, यदि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाए तो जो अपन क्या करते हैं, जिसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है, जो प्रबल समूह है, वो है एल्डिहाइड।
क्या आवाज क्यों चली जाती है बीच बीच? देखो सबका मैसेज आ रहा है, आवाज नहीं अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है क्या आवाज अब? तो बीच में कहां से इनके पास आवाज चली जाती? अब ध्यान दो, तो 4 नंबर पे क्या दिख रहा है? ऑक्सो दिख रहा है। तो 4 ऑक्सो, 6 कार्बन वाली को अपन क्या बोलेंगे? हेक्सेनल। समझ में आ गई? कभी भी 1 हेक्सेनल या 2 हेक्सेनल ऐसे नहीं लिखेंगे। तो एल्डिहाइड को कभी अपन अंक नहीं देते, नंबरिंग नहीं करते हैं एल्डिहाइड। तो 4 ऑक्सो हेक्सेनल। समझ में आ गई? जहां एल्डिहाइड होगा नंबरिंग वहीं से चालू होगी। ठीक है, ये एल्डिहाइड का कीटोन का नामकरण हो गया। एक दो उदाहरण मैं तुम्हें बुक के करवा देती हूँ, फटाफट तैयार रहा करो आंसर लिखने के लिए अपनी कॉपी लेकर के। लाओ देना, एक बार बुक देना, लिखो, देखें फटाफट मुझे करके दिखाओ। ये फर्स्ट, लिखो जल्दी आंसर। हाँ भाई, मनोज, मनोज ने लिख भी दिया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ने, हाँ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। महिमा ने लिख लिया 1,3 मिथाइल। 1,3 मिथाइल कहाँ दिख रहा है? किसी को तो डाई दिख रहा है भाई। अरे कार्बन की ये लंबी चेन मेरी, तो 1,3 डाई मिथाइल कहाँ दिख रहा है? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। किसी को 2 मिथाइल दिख रहा है, किसी को 3 मिथाइल दिख रहा है। ढंग से देख के लिखे। अरे एक ही लड़के ने सही आंसर दिया अभी, मनोज ने। बाकी क्या करते हो ये चंचल, महिमा, बात बैठी नहीं दिमाग में, गिनती भूल गए इतने बड़े हो गए। ये देखो ये रहा, क्या कहा था? कार्बोनिल समूह को कम मिलनी चाहिए, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलना चाहिए। याद में किसी की नहीं थी? आई थी क्रियात्मक समूह को कम मिलना चाहिए अंक। मैम मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है। अच्छा ये 1 नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है क्या? तो तुमने तो कॉमा लगा करके क्वेश्चन नंबर लिखने की क्या जरूरत है? तुम फर्स्ट लिखोगे, उसी से पता चल जाएगा तुमने भी फर्स्ट का ही किया है। अब तुम्हें यहाँ तो लिखा हुआ दिख रहा है 1,3 मैथिल। चल ठीक है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉन। ये पहले का आंसर है। दूसरे का बताओ फटाफट, सेकंड का आंसर बताओ। निशा बताएगी इस बार सेकंड का आंसर। ब्यूटेन 2 ऑन भी हो सकता है, हाँ ब्यूटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे ब्यूटेन 2 ऑन लिख दो चाहे 2 ब्यूटेन ऑन लिख दो। ठीक है, क्योंकि एल्केन प्लस ऑन लिखते हैं अपन, और मिला के लिखे तो एल्केन नॉन हो जाता है। फटाफट लिखते हैं। ये देख मनीषा, 2 ब्यूटेन
नॉल कहाँ से आ गया? अब नेल आएगा, एल। इधर मनोज एक लड़का पढ़ता है, बाकी सारे बैठे रहते हैं। ये देखो, टू मैथिल ब्यूटेनल, बिल्कुल सही बात है बेटा। बाकी ना लड़कियां पढ़ती है बायो में और ना लड़के, एक केवल एक लड़का आंसर देता है सही। नरेश, टू मैथिल ब्यूटेनल, ठीक है। थर्ड वाले का आंसर देखो फटाफट। इस थर्ड वाले को अल्फा बीटा से भी लिख सकते हो, 1 2 से भी लिख सकते हो। अरे अल्फा बीटा देखना आता है क्या? सी डबल बॉन्ड, इधर देखो, सी डबल बॉन्ड ओ के बिल्कुल पास वाले कार्बन को क्या कहते हैं अपन? अल्फा। इधर वाला भी क्या है? अल्फा। एक को अल्फा कह रहे हो तो दूसरे को क्या लिख लो? अल्फा डैश लिख लो। समझ गए? फिर अल्फा के से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, अल्फा डैश से जुड़ा हुआ बीटा डैश। समझ गए? तो इसके आईयूपीएसी में तुम इस तरीके से भी कह सकते हो, अल्फा फिर कॉमा लगा के बीटा डैश डाई क्लोरो। और अब देख लो तुम्हारी कौन सी बन गई है? डाई क्लोरो। और 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉन। 3 होगा कि 2 होगा? 3 होगा। और नंबरिंग से करोगे जब भी हो जाएगा, नंबरिंग से करोगे तो 1 2 3 4 5। 1 2 किधर से होगी बोलो? नंबरिंग उधर से होगी। तो नंबरिंग के हिसाब से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बेटा नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो 3 पेंटेनॉन। समझ गए? ये आईयूपीएसी बहुत ही सरल। अब आ जाओ सीओ समूह की प्रकृति समझो, कार्बोनिल समूह की आज ये पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, पढ़ने की लगन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि बुक के जितने भी एग्जाम्पल है ना, सबको बिना कहे, मेरे कहने की जरूरत नहीं रहे इसके लिए, बिना कहे सारे बुक के एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए एक्सरसाइज में एग्जाम्पल सारे सॉल्व करिए, अपने आप आ जाएगी आईयूपीएसी। ठीक है? एग्जाम्पल जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। अब देखो ध्यान दो, अब अपन देखते हैं कार्बोनिल समूह की प्रकृति। ये होता है अपना कार्बोनिल समूह। बेटा समझो इसको ढंग से, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने शेष रह गए? 4। अब होता क्या है, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से, समझ गए? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित रखता है। समझ गए? जिसके कारण होगा क्या? जिसके कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन, खुद का तो है ही खुद के पास, ये ऑक्सीजन वाला भी इधर आ जाएगा, इसके ऊपर रहेगा आंशिक ऋणावेश और इस पे रहेगा आंशिक धनावेश। ध्यान देंगे बुक में लिखी हुई लाइन का